नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान को वॉर की बहुत जल्दी है। हिंदुस्तान की तरफ से अब तक ना किसी युद्ध की बात आधिकारिक तौर पर कही गई और ना ही इसका कोई जिक्र किया गया, लेकिन पाकिस्तान मरमिट जाने से नीचे बात ही नहीं कर रहा। हिंदुस्तान पहलगाम का बदला कैसे लेगा, कब लेगा, कहां लेगा और कितना लेगा, इसका प्लान लगभग तैयार हो चुका है। पीएम मोदी का इशारा जैसे ही मिलेगा एक्शन मोड ऑन हो जाएगा। इसी एक्शन मोड को ऑन करने के लिए कल मोदी कैबिनेट की एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग है। कल दोपहर 11 बजे होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की इस बैठक होने में अभी 18 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन पाकिस्तान उससे पहले ही खौफ में है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर एक एक मंत्री चैनलों पर जा जाकर बस युद्ध की बात कर रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कभी दरिया में खून बहाने का बयान तो कभी न्यूक्लियर अटैक की बातें कर रहे हैं। रेल मंत्री बम बारूद की बात कर रहे हैं, सूचना मंत्री अफवाह फैला रहे हैं, विदेश मंत्री डिप्लोमेसी छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं, रक्षा मंत्री चैनलों पर जा जाकर इंटरव्यू देने में बिजी हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत 2-4 दिनों में अटैक करने वाला है। मियां ख्वाजा आसिफ पर जंगी जुनून इस कदर सवार है कि वो मरने मारने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 बेकसूर लोगों की मौत का बदला लेकर रहेंगे। पलटवार कल्पना से परे होगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि क्या होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान खौफजदा है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आज एक और बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान से चल रही टेंशन के बीच आज पीएम मोदी ने कहा कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है। पीएम मोदी के 6 शब्द पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाले हैं, ये बात बेहतर तरीके से पाकिस्तान समझ रहा है। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान को युद्ध की इतनी जल्दी क्यों है। सवाल ये कि पाकिस्तान के उतावलेपन का उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सवाल ये भी कि पाकिस्तान का ये जंगी जुनून क्या उसकी ताबूत का आखिरी कील साबित हो जाएगा। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। तो दो नेताओं के बयान आपके सामने रखे हैं। पाकिस्तान में लगभग सभी नेता, चाहे संसद की बात हो चाहे पब्लिक के बीच में हो, हर नेता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वॉर होगा, जंग होगी, यानी युद्ध को लेकर तैयारी की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश आर्य डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। बिलाल बलूच एक्टिविस्ट हैं। अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, पाकिस्तान को इतनी जल्दी क्यों मच रही है, या इतना उतावला क्यों हो रहा है पाकिस्तान युद्ध करने के लिए कि हर नेता कह रहा है युद्ध होगा जी और 3 से 4 दिन में युद्ध हो जाएगा? देखिए, लग तो यही रहा है कि जैसे पीएम मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो पानी रोक लेंगे, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो उसके लिए कहा गया कि पाकिस्तान में है और उनको भी निशाना बनाया जाएगा। तो इस किस्म की बातें जब चली हैं तो डेफिनेटली इससे पहले भी एयर स्ट्राइक वगैरह हो चुकी है 2019 में। तो शायद इस वजह से हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको लग रहा है शायद इस बार फिर कोई अटैक किया जा सकता है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या ग्राउंड पे से हो। इस वजह से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये और बात है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल आपके यहाँ से भी तो यही कहा जा रहा है ना कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, और कई बातें जो की जा रही है अभी इसमें भी अंतर है ना। हम तो आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो आतंकी जिन्होंने निहत्थे मासूम पर्यटकों को मारा है, हम उनका खात्मा करेंगे। और आपके देश वाले कह रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी नेता हैं, आपके रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं युद्ध होगा जी, पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, 2 से 3-4 दिन में युद्ध हो जाएगा। यही जानना चाह रही हूँ, उस उतावलेपन के पीछे कोई स्पेशल वजह है? इतिहास क्या याद नहीं आता पाकिस्तान को? नहीं, ऐसी कोई स्पेशल वजह नहीं है, लेकिन जाहिर है आपने पानी रोकने की भी बात की थी, तो पानी अगर आप रोकेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है जाहिर एक सीरियस इशू बन जाएगा। इस वजह से भी ये बात की जा रही है, और ये बात तो हम काफी टाइम से वैसे भी सुन रहे थे कि अगर कोई लड़ाई या कोई जंग हुई भारत से नेक्स्ट टाइम तो वो पानी के ऊपर होगी। शायद इस वजह से भी इन तमाम लोगों के दिमागों में यही है, इनके माइंड में यही चल रहा है, और इसीलिए तमाम एक ही जैसी बात कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस बल्कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी तकरीबन यही बातें आपको कहता हुआ आप उसको देखेंगे। देखिए, बिल्कुल अंतर है इस बात का। अगर निहत्थे मासूम लोगों को मारा जाएगा आरजू, तो बार बार मैं एक ही लाइन कहती हूं कि खून और पानी एक साथ, ये रिश्ता तो नहीं निभाया जाएगा। डॉक्टर अमजद, पाकिस्तान का हर एक नेता कमोवेश यही कह रहा है कि युद्ध होगा, न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब हमारे पास है, अपनी मिसाइलों के नाम पाकिस्तान के नेता गिना रहे हैं। ये युद्ध की इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये पाकिस्तान इतना उतावला या इतना बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है?
ये इनको युद्ध की जल्दबाजी नहीं है, इनका काम है ये हमेशा इस किस्म की बातें करके दुनिया को खौफजदा करते हैं, डराते हैं। इनका साबिक वजीर आजम इमरान खान तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से खिताब में एटमी जंगों की बात करके आया कि अगर हुई तो उसके धुएं और उसकी हवा से उसके जो तापकारी असरात है, रेडियाई असरात, वो यूरोप तक भी पहुंचेंगे, कोई बचेगा नहीं। मतलब है ये इनका एक जैसे बिल्ली जो होती है जब वो कुत्ता देख डर जाती है किसी कुत्ते को देख के या किसी दूसरे बिल्ले को देख के, तो वो अपनी कुहान ऊंची कर लेती है। तो ये वही इनका हिसाब किताब है, ये कुहान ऊंची करके तो समझते हैं कि दूसरे को डरा देंगे, लेकिन ये अंदर से खुद खौफजदा हैं। दे आर स्केर्ड टू डेथ। इनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्योंकि अब ये बात हो रही है कि एक पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म। यानी कि जब आपका जो काबिज होता है, क्योंकि पाकिस्तान हम पे काबिज है, जब आपका काबिज किसी दूसरे मुल्क के साथ युद्ध में शामिल हो जाए तो फिर उस काबिज इलाके की जो जनता है वो उस फौज का साथ देने के बजाय उस फौज के खिलाफ बगावत करती है, ताकि उसकी कमजोरी का फायदा उठा के आजादी हासिल की जा सके। इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान हो या सिंध या केपीके हो, सबको इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को सैबोटाज करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी अगर जंग में हिस्सा लेता है तो इसको मौका गनीमत जानकर इसी फौज के खिलाफ, इसी रियासत के खिलाफ मुकम्मल बगावत करनी चाहिए, ताकि आजाद हो। इसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म, इनकलाबी शिकस्त खुर्दगी। डॉक्टर अमजद, ये सवाल मेरा बार बार इसीलिए उठ रहा है ना कि रक्षा मंत्री अगर पाकिस्तान की मैं देखूं तो वो तो इस होड़ में लगे हुए हैं जब से ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है कि कौन से टीवी चैनल पर जाकर बैठ जाएं और कहां से ऐलाने जंग कर दें। ना तो कोई बैठक कर रहे हैं, ना कोई तैयारी उनकी जंग की नजर आ रही है। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर सिर्फ यही बता रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। तैयारी तो उन्होंने की है। आसिम मुनीर जो है वो 5 दिन से लापता है। वो किसी बंकर में घुस गया, जैसा चूहा बिल में घुस जाता ना डर के, वो कहीं बिल में घुस गया है। इन्होंने अपने फैमिली जो है वो कनाडा, न्यू जर्सी और यूके भेज दी हैं, सब बड़े बड़े जर्नैलों की फैमिलियां। इवन के बिलावल भुट्टो के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसने अपनी बहनों को जो है वो कनाडा भेज दिया है। पैसा ये निकाल रहे हैं वहां से। तैयारी तो इन्होंने जंग की, ये इनके इनके नजदीक जंग की तैयारी ये होती है कि भागो भागो, ये वो तैयारी कर रहे हैं। और मिनिस्टर्स को इन्होंने लगा दिया है और जो पॉलिटिशियंस है कि तुम टीवी के ऊपर जाके भौंको, भौंको जाके, क्योंकि तुम्हारा काम भौंकना है, क्योंकि हमने तुम्हें भौंकने की ट्रेनिंग दी है, अब भौंको जाके वहां। और ये यही कर रहे हैं सारे। जिस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहे कि हम 30 साल से यहाँ पे टेररिस्ट की ट्रेनिंग करते रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते यूनाइटेड नेशन में? इसको क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करती? जी सिन्हा सर, पाकिस्तान का हर एक नेता इस वक्त जंग की बात कर रहा है। पाकिस्तान का हर एक नेता सिन्हा सर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास एटम बम है, वो न्यूक्लियर जंग कर सकता है, वो भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या खुद को पहले यकीन दिला रहा है कि हम तो यकीन कर लें कि भारत के सामने हम खड़े भी हो सकते हैं? देखिए प्राची, जय हिंद। जो पाकिस्तान को यदि आप देखें, वहाँ के खास करके हुक्मरानों को, उनके मिलिट्री को एक ये चीज़ तो पता है कि कन्वेंशनली जो वॉर होगा तो पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू स्टैंड, ये उनको पता है। और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा यूएन मिशंस के अंदर में नौकरी की हुई है। दे नो कन्वेंशनली दे कांट डू एनीथिंग। तो ये बात, ये ग्राउंड रियलिटी है। क्यों आज तड़प रहे हैं, क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं कि मर गए, भारत आने वाला है, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। देखिए पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो तो रिव्यू ऑफ सिचुएशन ये डेली करते होंगे। बलूचिस्तान का बाल्कनाइजेशन इज़ नॉट, पहले हम कहते थे एक पॉसिबिलिटी है और या प्रोबेबिलिटी है। इन प्रोबेबिलिटी इट हैज़ गॉन वेरी हाई। और हम नहीं कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी कहती है। वहाँ पर देखिए उनके 2 कोर लगे हुए हैं,
12 कोर जो उनका होता है, वो क्वेटा का जो कोर है, उनके 9 कोरों में से 12 कोर वो नाम दिया हुआ है उन्होंने, वो वहाँ लगी हुई है। वो अब्सोल्युटली वहाँ पर उनके जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो वहाँ लगा दिए हैं, क्योंकि 54% ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान इन बलूचिस्तान। अभी तालिबान की तरफ से भी हुआ है और मेजर अटैक्स आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की भी बहुत कैजुअल्टी हुई है, और ये कहते हैं कि 54 उन्होंने मारे हैं, जो कि डूरल लाइन के ऊपर हो रहा है, ये वजिस्तान के ऊपर में। तो देखिए, वो तो आपका उनका जो वेस्टर्न फ्रंट है, जो उसकी बात करते हैं, वो तो टोटली इट मोर लेस गॉन। उनकी जो डेप्थ है, जो पख्तूनिस्तान की बात होती है, वो तो आपका इंडस जो रिवर है उसके किनारे तक आने की है। उसी तरह पीओके में हालत खराब है। गिलगित बाल्टिस्तान अभी जो मैं रिव्यू कर रहा था, तो वहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपके 4 प्रोविंस के अंदर में जहाँ के मिलिट्री की मेजर डिप्लॉयमेंट्स हैं, इनको वो संभल नहीं रहा है। इसी बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, और जानबूझ के की है। ये ऐसा नहीं कि ये उन्होंने जानबूझकर किया है। आज खबर आ रहा है, ये कह रहे हैं कि 40 लाख भी बोल जा रहे हैं कभी कभी, जो एक्स सर्विसमैन है, शायद 40,000 पहले था, फिर 40 लाख कह रहे हैं। आपकी इनकी फौज 6 लाख की है, ये कह रहे हैं 40 लाख हमारे एक्स सर्विसमैन है, वो आएंगे। हाँ, जो ग्राउंड रियलिटी की जो एक्चुअल बातें हैं, 5,000 डिजर्शंस हैं। जो रिजिग्नेशन के लिए इनके 17,000 लोगों ने रिजेक्शन डाला हुआ है, ओवर स्टेल ऑफ लीव है। तो वो जो फौजी मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, दे आर जस्ट इन्वॉल्व इनटू द फौजी फाउंडेशंस, ट्रेड, पैसे इकट्ठा करना, बच्चों को दूसरा पढ़ाना। तो ग्राउंड में वो लड़ना नहीं चाहते जी। जो 9 मई को आरजू बैठी हुई हैं, आरजू से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्यों आज आरजू दूसरे तरह की बातें कर रही है? इनकी ग्राउंड रियलिटी 9 मई के बाद जिस तरह से जनता इसके अगेंस्ट में है, 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। तो इवन भारत को कहीं हम यदि मोबिलाइज कर गए, हम जनरल मोबिलाइजेशन की बात हम कहते हैं, हम स्ट्राइक कहाँ करेंगे, कब करेंगे, किस तरह करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो हमारी चूजिंग होगी। ऐसा ब्यूटीफुल सिचुएशन, स्ट्रैटेजिक सिचुएशन सिन्हा सर, यही डर तो सता रहा है। पाकिस्तान की हालत आप देखिए ना, वहां जिसको जो काम करना है वो वही काम नहीं कर रहा है। अब उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनको डिप्लोमेसी पर काम करना है, उनको ये देखना है कि कैसे अपने देश की हालत सुधारनी है, वो भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इशाक डार साहब कह रहे हैं कि अगर भारत पानी को मोड़ने की कोशिश करता है तो ये जंग के समान होगा। बिलाल जी, ये ऐसी गीदड़ भभकियां, ऐसी बात कही जा रही है। विदेश मंत्री के बारे में अगर बात करूं, तो क्या ऐसे वक्त पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसी बात करेंगे तो सब कुछ ठीक लगेगा पाकिस्तान में? देखो, एक इलाके में एक चौधरी होता है और वहां पे कुछ गुंडे होते हैं। पाकिस्तान के माने हैं उस गुंडे की। अब उसने जाके कुछ गुंडों को चौधरी की घर में बेचकर और दहशतगर्दी जो की है, अब वो गुंडे डर रहे हैं। जैसे कि हमारे मिर्जा साहब ने कहा कि अब वो गुंडे डर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बाहर भेज रहे हैं। अब गुंडों की समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। भाई चौधरी तो मारेगा ना, चौधरी ऐसा तो आपको नहीं छोड़ेगा। और रही बात आपका, मतलब जो एक सिनारियो है दुनिया में, आपको दुनिया दहशतगर्द मानती है, आप तो गुंडे हैं। आपने मतलब आप अपने पासपोर्ट के साथ दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे जाएं और एक हिंदुस्तानी के साथ जाएं, दुनिया आपको दूर से देख के पहचाने गुंडा आ रहा है, एक साइड पे हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और रही वो तो हिंदुस्तान तो अपनी जगह, वो अपने लोगों को मार रहा है, पश्तूनों को मार रहा है, बलूचों को मार रहा है, सिंधियों को मार रहा है। और ये किस बेशर्मी से ये हाफिज जो मौलवी है, पहले तो बालक मौलवी होता था, अब वो कोई हाफिज आया है, किस बेशर्मी से आके टीवी के सामने आके बोलता है कि पठान हमारे साथ हैं, पख्तून हमारे साथ हैं, बलोच हमारे साथ हैं। मैं बोलता हूं, जितनी नफरत बलोचों की बच्चों के ज़हन में इस पंजाबी आर्मी के लिए, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के लिए शायद कभी भी जिंदगी में नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने लोगों को मारते हो, अपने लोगों को आपने 14 साल से मिसिंग किया हुआ है, और दूसरे मुल्कों में जाके आप गुंडागर्दी करते हो, तो इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी। और रही बात आसिफ ख्वाजा असद की, ये वो बेशरम इंसान है जो अपने ही पार्लियामेंट में बैठ के इन्हीं फौजियों को बोलता था कि 1971 में इनकी पतलूनें गिर गई थी, हिंदुस्तान ने उतारी थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उनके अल्फाज है कि इनकी पतलूनें हिंदुस्तान ने 65 में उतारी थी, कारगिल में, सियाचिन में। ये
काम करते नहीं है, ये जंग लड़ते नहीं है, इनके बड़े बड़े पेट हैं, ये पैसे लेके उन्होंने पूरा बजट खा लिया है। अब किस बेशर्मी से आके ये कभी वो तो कल उसने बोल ही दिया ना कि मतलब इन्होंने 30 साल तक दलाली की है, दहशतगर्दी की है। तो कहने का मतलब मैं फिर आपसे कहता हूं, ये इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। अब क्या है, इन्होंने अपने जो छोटे छोटे जो चौधरी बैठाए हुए टीवी पे, एक चौधरी कल बोल रहा था, मतलब फनीएस्ट थिंग देखो कि हिंदुस्तान के जो एटॉमिक बम है वो पुराने हैं। एक बोलता है कोई अब्दुस का दरवाजा बंद करके भूल गया है। वो मतलब इस तरीके के जो जोक ये करते हैं। अब इन इन बंदरों को हम क्या बोले, मुझे बताओ क्या बोल सकते हैं? राजेश सर, अब पाकिस्तान की हालत तो ऐसे मुल्क के तौर पर हो गई है कि रोएगा भी और लेकिन सामने से दिखाएगा सब कुछ ठीक है। एक एक नेता का बयान उठाकर देखिए, उनके सीनेटर के बयान में सुन रही हूं, धमकियां तो ऐसे दे रहे हैं, न जाने कितनी जंग भारत से जीत गए, हर बार मुंह की खानी पड़ी, हर बार आपको भारतीय आर्मी ने खदेड़ा है। उसके बावजूद आपकी जो अकड़ है वो कम नहीं हो रही है, या उस अकड़ के पीछे अपना डर छिपा रहे हैं आप? राजेश जी, आपसे सवाल है। हाँ, थैंक यू प्राची। देखिए, ये तो तय है और ये हम साबित कर चुके हैं, हमारी सरकार साबित कर चुकी है, हमारी फौजें साबित कर चुकी हैं कि पाकिस्तान जब भी ऐसा कोई अत्याचारी कांड हमारे ऊपर करेगा, कायरता वाला कांड करेगा, बुजदिली वाला कांड करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब पहले भी मिला है, उड़ी के बाद भी मिला है, पुलवामा के बाद भी मिला है और हर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में मिला है। और जैसा हमारे फौजों ने, जैसा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने खुले मंच पर पूरी दुनिया के सामने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि इसका जवाब हम देंगे और इसका ऐसा जवाब देंगे जिसका कोई उदाहरण पीछे नहीं मिलेगा। तो ये बुखलाहट जाहिर है, मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे और खासकर अपनी फौजों पे कि ये जो हमारे 26 नागरिकों का उन्होंने नरसंहार किया है, जो एक अमानवीयता की हरकत की है, उसको सपोर्ट किया है, उसका बदला हिंदुस्तान और भारत की सुरक्षा एजेंसी लेंगी। कब लेंगी, कैसे लेंगी, कहां लेंगी, किस तरीके से लेंगी, पाकिस्तान फड़फड़ाता रहेगा, चड़पड़ाता रहेगा और सोचता रहेगा और बुखलाता रहेगा और ये काम जरूर होगा। जब तक नहीं होगा तब तक उसकी हालत ऐसी ही रहेगी। और बहुत अच्छा लग रहा है उनकी हालत ऐसी देख के, वो इस काबिल ही नहीं है कि कुछ कर सकें, फिर भी वो ऐसी गलत हरकतें दुनिया में करते रहते हैं। हालत तो पतली है पाकिस्तान की। एक और बयान डॉक्टर अमजद आपके सामने रख दूं, सांसद हैं पाकिस्तान के नासिर महमूद। अब वो देखिए क्या कह रहे हैं कि 98 से पाकिस्तान की मिसाइल जंग खा रही हैं, वक्त आ गया है कि भारत पर 1-2 मिसाइल गिरा दो। उसके बाद 1999 का युद्ध भूल गए, करगिल युद्ध भूल गए, अपना मुंह की खानी पड़ी वो भूल गए, बस डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा पाकिस्तान को। डॉक्टर अमजद, पाकिस्तान को कभी भी कुछ समझ में नहीं आया। ये कोई नई बात नहीं है कि वो इस किस्म की फजूलियात बक रहे हैं। पाकिस्तान को समझ अब आएगी, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से, मैं आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिए सर। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग पाकिस्तानी फौज में रोजगार के लिए भर्ती हुए हैं, पहले भी उनसे मैंने गुजारिश की है कि आप बलूचिस्तान में फौज कशी जो हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दें, क्योंकि आप भी मकबूजा हैं और बलूचिस्तान पे भी कब्जा है। तो आप दोनों का काबज एक है। आप पाकिस्तानी फौज का साथ मत दें, आप भाग जाएं, वहां से चले जाएं, कुछ कर लें, लेकिन आप दूसरे महकूम और मजलूम कौम के ऊपर गोलाबारी ना करें, गोली ना चलाएं। और क्योंकि आप खुद भी मजलूम हैं और आप खुद भी महकूम हैं। और आज मैं ये कहता हूं आपके टीवी पे कि पाकिस्तान की तमाम मजलूम कौमियतें, सिंधी, बलोच, पश्तून, पीओजे के, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, ये सुनहरी मौका है आपके पास। आप अगर पश्तून हो तो आप पाकिस्तान के साथ जंग में हिस्सा मत लो। आप सिंधी हो, बलोच हो, आप पठान हो,
आप मत लो पाकिस्तान के साथ इस जंग में हिस्सा। मैं आपको यहां ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के साथ अगर जंग होगी तो हिंदुस्तान का मकसद पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को इस फौजी शाही, इस जर्नैल शाही से आजादी के लिए एक मौका देना है और आपने उस मौके का फायदा उठाना है। आपने फायदा उठाना है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहिए, वो आपकी है, वो बलोच की है, वो सिंधी की है। सिर्फ हमें पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भारत में वापस शामिल करना है, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और हम जय हिंद का नारा लगाते हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं, हम लोग भारतीय नागरिक है। लेकिन मैं ये बलोच और बाकी कौमों को कह रहा हूं कि आप लोग अब बगावत के लिए तैयार हो जाओ। आपकी आजादी का टाइम नजदीक आ गया है। आपका अपना आजाद देश जो है दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने का टाइम आ गया है। इसलिए तमाम पश्तून, बलोच, सिंधी, नहीं, इस बगावत के डर को शायद पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा है। और अब पाकिस्तान को एक ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, शहबाज शरीफ पर उनके सांसद सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो शोबाज जोकर है। शहबाज शरीफ की टांगे कांपने लगती हैं, जंग छिड़ती है तो गोला बारूद कहां से आएगा। ये है पाकिस्तान की असलियत। पाकिस्तान जानता है कि अगर युद्ध होगा, हालात इतने खराब हैं कि भारत के सामने 1-2 दिन नहीं टिक पाएगा, लेकिन बजाय इसके कि अपने देश को संभालें, अपने देश के बारे में बात करें, आतंकवाद का चेहरा सबके सामने लेकर आए, भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, भारत को गीदड़ भपकी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब अपनी संसद में बोलने की बारी आती है तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो शोबाज जोकर हैं। ये असलियत है पाकिस्तान की। बिलाल साहब, यही असलियत है। आप मिसाइलों का जिक्र कर दीजिए, आप एटम बम का जिक्र कर दीजिए, लेकिन अंत में आप जानते हैं कि आपके नेता के पास उतना मादा है नहीं कि आप खड़े हो जाएं हमारे देश के सामने। बिलाल जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो आपने उस मिसाइल वालों की बात की कि मिसाइल उनके जंग लग रहा है, इस शख्स का मैं दावे से कह सकता हूं, इसके पिताजी या इसके फैमिली वाले यही सोच रहे थे 1971 में, जब नूरजान टीवी पे आके ये यही बातें करते थे। नूरजान गाना गा रही थी कि पाक फौज आगे बढ़ रही है, नसरुल फतेह करीब, अब दिल्ली फतह हो गया, पता नहीं क्या जिस तरह की वो बात कर रहे थे। फिर दुनिया ने देखा और न्याजी 2 दिन पहले जब टीवी पे आया था, जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की नहीं, सिगार कहता वी विल फाइट, वी विल नॉट surrender, we will fight till my dead body। फिर दुनिया ने क्या देखा, 93,000 पतलूने इनकी डाका में गिर गई ना। तो ये इस तरीके के गीदड़ भक्की देते हैं, ये इनका काम है। अभी ये क्या झूठ बोल रहे हैं, कभी झूठ बोलते हैं, पहले ये अपने लोगों से झूठ बोलते थे कि 7वां बेड़ा आ रहा है अमेरिका का, फिर ये रशिया के कंधे पे थे, अब ये कह रहे हैं तुर्की आ रहा है, तुर्की के वो पुराने फोटो ये जहाजों के। यार ये बेशर्मी बंद करो यार। ओ इकबाल देसाइनो, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, दुनिया तुम लोगों पे हंस रही है, यकीन मानो इतना हंस रही है ना जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। रियली मैं आपको बता रहा हूँ, जंग इन्होंने कौन सी जंग जीती आप मुझे बताओ। बलूचिस्तान में रात को इनकी कोई गवर्नमेंट की रेट ही नहीं है। बलोच मिलिटेंट जब चाहे जिधर चाहे जा सकते हैं, थानों में जा सकते हैं, उनको यरगमाल बना सकते हैं, रोडों को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये बेशर्मी से आके इन्होंने अपने कुछ चौधरी वगैरह रखे, आके कुछ भी बोल देते हैं दुनिया के सामने। दिस इज टोटली डिसगस्टिंग। मैं इनको फिर आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, इकबाल देसाइनो में हाथ जोड़ता हूँ एज ए बलोच आप लोगों के सामने, बहुत हो गया यार, लोग आप लोगों पे हंस रहे हैं, यकीन मानो। तुम लोगों ने कभी जिंदगी, मतलब एक यहाँ पे आके देखे, एक कर्नल बैठा है फौज का, इस तरह की बातें नहीं कर रहा जिस तरह की आपके जो चकिंदर आपने रखे हुए हैं, जावेद चौधरी जैसे कि इंडिया के बम पुराने हो गए हैं, मतलब उस तरह हो गया, 40 लाख वो फौज आ गई है। यार क्यों लोगों को हंसाते हैं पुत्रों, ऐसा नहीं करो। मैं आपके चैनल से उनको बोलता हूँ, मैं आज बांधता हूँ, ऐसे बलोच में आज बांधता हूँ, नहीं करो पुत्रों, नहीं करो। थैंक यू। आरजू, टांग कांपने की बात आपके सांसद कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर को शोबाज जोकर बता रहे हैं, और दावे परमाणु बम को छोड़ने के, दावे मिसाइलें दागने के, वो भी भारत के सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जावेद चौधरी साहब जर्नलिस्ट हैं और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे
मेजॉरिटी पाकिस्तानीज एग्री नहीं करते, जो उन्होंने कहा कि भारत के मिसाइल्स जो हैं वो खराब हो गए हैं या चलेंगे नहीं। बाकी जाहिर है कि जो भी गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर एक अपोजिशन भी होती है, और इस वक्त अपोजिशन जो है वो इमरान खान की पार्टी है, और वो हर तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी यहाँ पे तो आपने बहुत कुछ मुल्क के अंदर कर लिया, आप जरा बॉर्डर पे कुछ करके दिखाएं। तो इस किस्म की बातें यहाँ चल रही हैं। उसके साथ ही साथ मिसाइल्स की बात तो हमारे हर पॉलिटिशियन जो है वो यकीनन अपने कह लीजिए अपनी हर पॉलिटिकल स्पीच में वो मिसाइल्स की बात जरूर करते हैं। इनको एक ये वहम हो गया है, या एक इनको ये बात आ गई है कि शायद हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो सब हमसे डर जाएंगे। पॉलिसीज ये ठीक करने को तैयार नहीं है। इनकी पॉलिसीज जब तक ठीक नहीं होंगी पाकिस्तान इसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। लेकिन अगर भारत दूसरी तरफ से कहेगा कि हम अटैक करेंगे या हम किसी को मारेंगे या हम बदला लेंगे, तो डेफिनेटली इनको भी तो अपने आप को थोड़ा सा दिखाना होगा ना कि हम भी तैयारी करें। फिर अंतर करना होगा। हम आतंकवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम 26 निहत्थे पर्यटकों की मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं। हमने अटैक की बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कही, हमने युद्ध की बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कही। हमने कहा कि कल्पना से परे इंतजाम किया जाएगा, कल्पना से परे सजा दी जाएगी, लेकिन उनको जो आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन तो पाकिस्तान एसोसिएट कर रहा है खुद को सीधे सीधे आतंकवाद से ना। प्राची ये देखें, जब कुछ भी नहीं था, कोई इस तरह की टेंशन नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ तो उस वक्त भी शेख रशीद साहब कहते थे हमने पाव पाव के बम बना रखे और हम फेंक देंगे। यहाँ पे तो एक आम सी बात है, चलते फिरते हमारे पॉलिटिशियंस ये बातें किया करते हैं, और सब कहते थे पाव पाव के बम क्या है। अब शेख रशीद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और ये शेख रशीद साहब वही है जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का जब टेस्ट किया था तो ये सबसे पहले भाग के दुबई या कहीं चले गए थे, मैंने जहां तक सुना है, और उसके बाद ये बाद में आए थे। तो ये बात करने की होती है, ये स्टेटमेंट्स होती है हमारे यहाँ, एक नॉर्मल सी चीज है हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर। जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात को भी रिजेक्ट करती हूँ, जो उन्होंने कहा कि हम खून की नदियां बहा देंगे, पानी बंद किया तो ये कर देंगे। यही हाल है, और इसी किस्म की बड़के मार मार के जो है वो हमने आज अपने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है। अगर हमने यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पठान हो या कोई हो, उनको अगर हमने उनके राइट्स दिए होते अपनी जगह पे, जब भी भारत ने कई बार पहले भी कंप्लेन की है कि जी बम्बई अटैक हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा क्या क्या, अगर हमने उसके ऊपर कार्रवाई ठीक तरीके से की होती, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना किया होता जिन्हें आज भी हमने यहाँ बिठा के रखा हुआ है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, तो शायद हमारी पासपोर्ट की भी कोई इज्जत हो गई होती और हम काफी बेहतर तरफ चले गए होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते। ये बात मैं नहीं समझ पाई। आतंक पर अटैक से सिन्हा साहब क्या इतना डर गया है पाकिस्तान के? तमाम तरीके की बातें कर लेगा, युद्ध की बात कर लेगा, एटॉमिक पावर वो कितना बड़ा है वो बता देगा, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं वो बता देगा, लाल किले तक बात कर रही है आज तो एक मोहतरमा इनकी संसद में खड़े होकर। तो आतंकवाद पर हम तो अटैक करना चाह रहे हैं ना, आपके यहाँ छिपे हुए आतंकवाद को हम खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए प्राची, भारत का स्टैंड तो बहुत सिंपल है कि आप आतंकवाद जो इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे वो 1000 कट देना चाहते हैं और बहुत तरह से वो सक्सीड भी हुए हैं, 80 के दशक से वो चले हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद इसी से ही भारत को हम जीत लेंगे। और वो तो यहाँ तक कह जाते थे कि उनकी जो तंजीमें हैं कि हमारे हाथ इतने लंबे हैं कि वी कैन रीच एनीवेयर, और उन्होंने करके दिखाया है, हमारे पार्लियामेंट तक भी पहुँचे हैं कि आतंकवाद का सहारा लेकर के। तो ये जो इनके मिलिट्री है, जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स हैं, या मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, 1000 कट तो ये दे नहीं पाएंगे मिलिट्ररली, तो ये देते हैं इन आतंकवादियों से, वो उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। अब उस स्ट्रैटेजिक हम भारत ने क्या कहा है, भारत ने जो भी बात कही, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने अभी जो पहलगाम में किया है उसको हम कहीं भी धरती के किसी भी कोने से निकाल करके खत्म करेंगे, और उनके आकाओं को, तो इनके आका तो सबको पता है, ये नहीं कि पूरी की पूरी इनकी मिलिट्री ही इनके आका है, डीप स्टेट ISI है, और इनके जो ऊपर के रहनुमा हैं, इनके मिलिट्री में बहुत बड़ा डिवाइड है। दैट्स वाई द पीपल आर रनिंग अवे। जो एक्चुअल फाइट कर रहे हैं डोरन लाइन के ऊपर में, इनको पता है कि यदि वहाँ से आ गए, और वो आने ही वाले हैं, पश्तून आ गए तो पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान के साथ साथ वो भी एक खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। POK के तो हमारे एक्टिविस्ट बैठे हैं, अयूब मिर्जा साहब, ये एब्सोल्युटली इनको ग्राउंड रियलिटी पता है, गिलगित बाल्टिस्तान की रियलिटी मुझे पता है कि मैं इस जगह में ऑपरेट किया हूँ ड्यूरिंग कारगिल वॉर। आई वॉज इनसाइड पाकिस्तान। वहाँ के लोग, वहाँ की फौज, NRI की फौज, वो कहती थी कि आप आवाज़ दें, आगाज़ दें, हम आपके साथ आएंगे।
तो हमने अभी तक तो नहीं किया। जो आप प्राची पूछ रही हैं, हम तो इनका तो एक सिंपल पॉइंट है, ये आप कहिए कि हमने अपना टेररिज्म खत्म किया, आप भारत की बोलिए कि आइए हमारे इंस्पेक्ट कीजिए, दीज आर द परपेचुएटर ऑफ जो उनकी तंजीमें हैं, हम इसको हैंड ओवर करते हैं, तो भारत शायद ये जो चीजें करनी ना पड़े। नहीं तो ये जो हमारी जमीन है, जो मेजर जमीन है, देखिए वो एक 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे पीओके के एक्टिविस्ट साहब को उनको ज़्यादा पता, उससे भी ज़्यादा है। आप गिलगिट बाल्टिस्तान को लीजिएगा तो 78,000 किलोमीटर है, जो कि इन्होंने इनको बाय डिज़ाइन ड्यूरिंग पार्टीशंस दे दिया गया। और जैसे अयूब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये अपने को भारतीय मानते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान 78,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने देखिए चमचागिरी करने के लिए चाइना के 63 में 1740 किलोमीटर सस्काम वैलीज को दे दिया, मगर चाइना तो उनके साथ कभी ना तो वो 71 में खड़ा हुआ, इनके 7th फ्लीट थे, वो ऊपर से आ सकता था। 99 में जो कारगिल वॉर हम लोगों ने लड़ी, उसके ठीक सामने चाइना है, वो तो नहीं आया, ना इस बार आएगा। चाइना इनको एक ही चीज पे मदद करता है, वो आतंकवाद के लिए। उनको पता है कि आतंकवाद का और ये प्रहार, ये आखिरी प्रहार होगा, ये तो मैं आपको बताता हूं प्राची जी। ये और किस तरह से होगा आप आने वाले समय में देखेंगे। नहीं, चाइना का आपने जिक्र किया तो ख्वाजा आसिफ जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका काम तो ऐसा लग रहा है कि इस अटैक के बाद सिर्फ इंटरव्यू देना रह गया है। वो कह रहे हैं चाइना तो हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और यही एक्शन पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, बैठक हुई थी और 40 मिनट तक ये बैठकें चली थी। और इन्हीं बैठकों का नतीजा है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। ये जब बैठकें राजेश सर होती होंगी तो पाकिस्तान के जहन में यही डर सबसे पहले आता होगा कि न जाने क्या फैसला भारत ले ले। प्रधानमंत्री जब कहते हैं समय कम है, फैसले बड़े हैं, लक्ष्य बड़े हैं, तो पाकिस्तान को डर लगता होगा और इसीलिए भभकियां देना शुरू, गीदड़ भभकियां। प्राची, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है इस बार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये एक अपना जो संकल्प है वो उसका इरादा एक्सप्लेन किया था, और पाकिस्तान उसको बड़ी अच्छी तरह समझता है। वो इसलिए बुखलाया हुआ है, ये सब हरकतें हम खुले में कर रहे हैं, हम खुले में हमने उनको चैलेंज किया है। इस बार अगर मैं भगवान से दुआ करता हूं कि शायद कई लोगों में समझ आ जाए, पाकिस्तान में समझ आ जाए। अगर उनमें समझ नहीं आई तो पिछली बार जब हिंदुस्तान आर्मी पाकिस्तान में घुसी थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये शायद पाकिस्तान भी समझ नहीं सकता है। बहुत जल्द बड़े फैसले होने जा रहे हैं। कह रहे हैं, जल सिन्हा कह रहे थे, जी एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। पाकिस्तान अगर अपनी गलतियां, पुरानी गलतियां मान ले और अपनी सब तंजीमों को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दे और अरेस्ट कर दे, और जो जो देशों में उन्होंने अत्याचार किए उनको हैंड ओवर कर दे, शायद पाकिस्तान के साथ इतना बुरा नहीं होगा जो होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में। मेरी सहानुभूति है पाकिस्तान की निर्दोष जनता के साथ, लोगों के साथ, परंतु जो पाकिस्तान पिछले 40 साल से कर रहा है उसका उनको नुकसान कभी ना कभी भरपाई होनी है। डिनाइल मोड में है ना पाकिस्तान अभी भी। एक तरफ वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिनाइल मोड में रहता है, एक तरफ उसके नेता बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हमारे यहाँ बैठकें चल रही हैं, प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, रक्षा मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, एनएसए बैठकें कर रहे हैं, विदेश मंत्री डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को कैसे अलग थलग करना है ये कर रहे हैं। और इनके यहाँ पर क्या हो रहा है बिलाल साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हनीफ अब्बासी रेल मंत्री, रेल चलाने का काम है, ट्रेन मैनेजमेंट का काम है, रेल देने का काम है, वो बता रहे हैं भारत को कि हमारी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। हमने गौरी, शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ सजाने के लिए नहीं रखे। ये आरजू साहिबा बेहतर जानती हैं, ये सब लाए गए हैं, ये सब इलेक्शन हार चुके थे। इन सबको ऑफिस का टोला जो छड़ी लेके
ऊपर बैठा हुआ है वो लेके आए अपने साथ। नवाज शरीफ भी आ रहा है इलेक्शन, ये ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है ये भी हार चुका है, और ये जो अनीफ अब्बासी है ये भी हार चुका है। ये आरजू साहिबा जानती है, सब जानते हैं जो पाकिस्तान को कवर करते हैं, पाकिस्तान पे गहरी नजर रखते हैं। सब ने देखा, दुनिया ने देखा कि 8 फरवरी को इनको कितनी लत पड़ी थी इमरान खान के लोगों की तरफ से। तो यही जब तुम ये जो टोटके ये लाए हैं, तो टोटके तो वही बोलेंगे, चढ़ी वाला बोलेगा। ये हिंदुस्तान नहीं है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान है जिसकी बुनियादों में करप्शन है, जिसकी बुनियादों में मिलिटराइजेशन है, जिसकी बुनियादों जो नफरत पे है। 1947 में इन्होंने किस बियाह पे ये मुल्क बनाया था? 2 कौमी नजरिया क्या है कि हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता। तो ये इनके रगों में, और आज भी ये अपने बच्चों को नफरत पढ़ाते हैं हिंदुओं के लिए, इवन के बलूचों के लिए। और एक और बात, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं आपको 100 वीडियो दिखा सकता हूं। छोटे बच्चे से भी पूछो ना, बच्चे से कि 5 साल की, ये पूछते हैं ना ये इनके मीडिया, बड़े होके क्या बनोगे? ये बोलता है मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, जाके हिंदू पे बम गिराऊंगा। ये अपने मस्जिदों में दुनिया की बर्बादी की दुआ करते हैं कि इसराइल को तबाह कर दे, हिंदुओं को तबाह कर दे। मैंने मंदिर में, मैंने गिरजा में कभी ये नहीं देखा। ये टीएलपी के लोगों को, ये टीएलपी के लोग वहां पे मुर्दों को कब्रों से निकालते हैं, उनकी तस्लील करते हैं। ये वैशी लोग हैं। और बदकिस्मती से इन्होंने जो मुझे आइडेंटिटी दी है, दिस इज बिकम अ थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। मैं बार बार कहता हूं, आरजू काजिम साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि यू कम टू द इंडिया। ये इंसान नहीं है। हम बलोच इनसे बेजार हैं, सिंधी इनसे बेजार हैं, पश्तून इनसे बेजार हैं। ये दुनिया में जहां भी जाते हैं वहीं पे चेत करते थे। मुझे आप एक बलोच दहशतगर्द बताओ दुनिया में जिसने अल्लाह और रसूल के नाम पे दहशतगर्दी की है। ये अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, कभी मुंबई भेजते हैं, कभी पेरिस भेजते हैं, कभी लंदन भेजते हैं, कभी अमेरिका भेजते हैं, कभी स्पेन भेजते हैं, कभी इटली भेजते हैं। हम तंग आ चुके हैं इनकी दहशतगर्दी की वजह से। अब मैं क्या और बोलूं इनके लिए? नहीं, इनके अपने परिवारों के लिए तो भगदड़ सी मच गई है। मैं आखिरी बात, मैंने कभी भी किसी भी दुनिया में किसी भी हिंदू को जय श्री राम करके किसी के गला काटे हुए नहीं देखा है। ये जो अवेला करते हैं ना कि मोदी ने वहां पे क्या कर दिया, ये कर दिया, मुझे आप दिखाओ। ये पागल लोग हैं, ये वैशी लोग हैं, इनको पढ़ाया जाता है, इनके घरों में इनको सिखाया जाता है, नफरत पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि दुनिया इनसे बेजार है, ऑनेस्टली दुनिया इनसे बेजार है। डॉक्टर हमजा टीवी पर बैठकर तो बड़ी बड़ी बात कर ही रहे हैं, अपने परिवारों को तो विदेश में भेज रहे हैं। अब देखिए आईबी मिनिस्टर, जिसका कोई लेना ना देना पाकिस्तान का, अताउल्लाह तरार, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो भी कह रहे हैं जी हम तो वॉर के लिए तैयार हैं, युद्ध होगा, एटम बम वाली शक्ति है हम तो। आप समझ नहीं रहे ना, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप चीजों के लिटरल मायने ढूंढती हैं। भाई वो तैयार हैं, उसका मतलब ये है जहाज तैयार है, पेट्रोल जहाज में फुल है, एसी अंदर चल रहा है, सामान बांधा हुआ है। आप उधर से एक पहला मिसाइल फेंकें, दूसरे से पहले हम निकल जाएंगे पतली गली से। ये तैयारी है उनकी। कहते नहीं है जब जाना हो किसी एक शहर, दिल्ली से कर्नाटका जाना हो तो कहते हैं हाँ भाई तैयारी है पूरी, वो कहते हैं हाँ जी पूरी तैयारी है, बुलाएं फिर टैक्सी। तो वो ये तैयारी है इनकी। ये ऑटो रिक्शा इनका तैयार घर के बाहर खड़ा हुआ है, मीटर उसका चालू है, ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों और गिलगित बल्तिस्तान मकबूजा के लोगों, आओ हम अपनी इबादत की, रियासत की, अपनी जो रियासत थी इसकी इबादत को बहाल करें। आओ पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करें और भारत का हिस्सा बने। हमारे महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ मुआहदा इल्हाक किया था, और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाई का हिस्सा हम बने थे। हम भारत के शरीर का हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे की वजह से हम पाकिस्तान की कॉलोनी है। हमारा रिश्ता कॉलोनियल है पाकिस्तान के साथ, इसीलिए वो हमारा पानी लूटता है, जंगल लूटता है, हमारी कीमती पत्थर लूटता है, हमारी हर्ब्स लूटता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेसाल करता है, क्योंकि रिश्ता कॉलोनियल है। लेकिन हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ता शरीर का रिश्ता है। इसीलिए जब उस शरीर में आतंकवाद होता है या कोई तकलीफ होती है तो पूरे शरीर में दर्द होता है, भारत खड़ा हो जाता है उसके लिए। यार समझो इस चीज को, वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं।
हम हिंदुस्तानी कश्मीरी हैं, हम हिंदुस्तानी गिलगिती हैं, फख्र करो इस चीज के ऊपर। आपको जैसे बिलाल भाई कह रहे थे, इतना जहर आपके दिमाग में डाल दिया है कि आप अपने ही पुरखों को गालियां देते हैं, जी। आप अपनी ही जन्मभूमि के खिलाफ हो गए हैं। डॉक्टर इसको अमजद, लग खत्म रहा है अब करो तो इस हिसाब चीज करने को। का वक्त आ गया है और भारत हिसाब करने के मूड में आ गया है। इसीलिए हमारे यहाँ तो लगातार बैठकें चल रही हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला होगा और फिर पाकिस्तान का डर पूरी दुनिया के सामने आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।